दोस्तों नमस्कार, मैं आयुष उपाध्याय आज अध्याय 4 लेकर आया हूँ। आर्थिक और सामाजिक जीवन, शिक्षा और धार्मिक विश्वास 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के आसपास। ठीक है ना। अगर हम 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बारे में अगर हम लोग थोड़ा विचार करें, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाएं, थोड़ा पीछे लेकर चलें, तो पता चलता है कि इसी समय सूफियों का आगमन भारत देश में होना शुरू हो चुका था। ठीक है ना। और आपके ईरान में सफावी डायनेस्टी आ चुकी थी। ठीक है ना। उज्बेकों का आक्रमण, उज्बेकों का स्थायित्व हो चुका था अफगानिस्तान के काबुल के ऊपर। ठीक है ना। और अपना जो मिडिल ईस्ट, अपना जो मिडिल वाला जो अपना एशिया है, तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान वाला इलाका है, ठीक है ना, वहाँ पे खुरासान स्थापित हो चुके थे। उनके बीचों में घमासान होने की स्थिति अब बन चुकी थी। ठीक है ना। जिसकी वजह से अब मंगोल और उधर से जो है क्या कहते हैं उसे, हाँ, सूफियों का आगमन हो चुका था। जैसे मैंने आपको बताया, महमूद गजनवी और महमूद गौरी का आक्रमण इसी समय हुआ था। ठीक है ना। और 1206 में भारत में गुलाम वंश की स्थापना भी हो चुकी थी। तो इस सब को हम लोग को पूरा ध्यान घोड़े दौड़ाकर पीछे ले चलना है, वहाँ पे हम लोग स्थिर होना है और हम लोग को उसी समय की, और राजपूतों का उदय भी हो चुका था बड़े स्तर पे। ठीक है ना। और राजपूत जो है अनेक अनेक अपने क्षेत्रों में बढ़ चुके थे भारत देश में। साउथ में चोल साम्राज्य अपना फैल चुका था। ठीक है ना। चोलों का साम्राज्य पूरे हिंद महासागर और पूरे अरब बंगाल की खाड़ी में घूम रहा था। उन्होंने गंगा विजय कर चुकी थी पश्चिम बंगाल की, और उन्होंने गंगा गोंड चोलपुरम के राज्य की स्थापना कर चुकी थी। ये सब हम लोगों को पूरे पता होना चाहिए। ठीक है ना। पल्लवों का ह्रास हो चुका था। ओके। और हाँ, ये हो चुका था। और हम लोग बात करें तो पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के आसपास पालों का भी थोड़ा शासन था। ठीक है ना। पाल वंश का। ओके। और इसी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का 2 युद्ध हुआ था। ठीक है ना। मोहम्मद गौरी का 3-4 बार भारत देश में आगमन भी हो चुका था। तो उसकी वजह से, इन सब अरब आक्रमणकारियों की वजह से ही, मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से ही कुछ वहाँ के दार्शनिक और कुछ वहाँ के विचारक भारत देश में आए। जैसे आपके अल बरूनी आए थे। ठीक है ना। मार्को पोलो आपका जो वेनिस का यात्री था, इटली का, पहले चाइना गया, चाइना से वो केरल आया था। तो उस इन सब लोगों की सोर्स से इस समय की हम लोग आर्थिक और सामाजिक जीवन और शिक्षा और धार्मिक विश्वास के बारे में अध्ययन करेंगे। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अगर हम लोग इस काल के वाणिज्यिक व्यापार के बारे में अगर हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो कहा जाता है कि उत्तर भारत में यह काल प्रायः निष्क्रियता और यहाँ तक कि पतन का काल माना जाता है। यह नगरों के पतन और 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य सोने और चांदी के सिक्कों के अभाव से दिखाई पड़ता है। एक्चुअली क्या होता है कि इस समय के जो इतिहासकार थे वो मानते हैं कि इस समय उत्तर भारत पूरे विश्व में, मतलब कि भारत देश का व्यापार ह्रास की स्थिति में था। इसी वजह से सोने चांदी का अभाव मिलता है। जी हाँ, ये बात सही है कि हम लोग रोमन साम्राज्य जो था वहाँ से जो हम लोग का व्यापार होता था तो उसके बदले हम लोग वहाँ से सोना लिया करते थे, और उसी सोने से हम लोग चांदी और सोने और चांदी के सिक्के का हम लोग बनाते थे और हम लोग आभूषण को ग्रहण करते थे, और वही सिक्कों से ही हम लोगों को उस समय की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। इस समय ये सब चीज़ों का ह्रास होना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से इतिहासकार ये मानते थे कि रोमन साम्राज्य के विघटन के कारण भारत देश की आर्थिक स्थिति बदतर हो चुकी थी। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस चीज़ का अब खंडन कर चुके हैं, तो हम लोग उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज थोड़ा सा हम लोग रोमन साम्राज्य के बारे में अगर ब्रीफली अध्ययन कर लें तो बात यह है कि रोमन साम्राज्य 2 भागों में बढ़ चुका था प्रथम शताब्दी ईस्वी के आसपास। एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की कैपिटल आपकी रोम थी, पूर्वी रोमन साम्राज्य की कैपिटल आपकी थी कुस्तुंतनिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, और आधुनिक भाषा में कहते हैं उसे इस्तांबुल, टर्की का एक शहर है। ठीक है ना। उसे एशिया माइनर भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो पूर्वी जो आपका रोमन साम्राज्य था उसी को हम लोग बैजेंटाइन साम्राज्य भी कहते हैं। बैजेंटाइन एम्पायर भी पूर्वी रोमन साम्राज्य को ही कहते हैं, जिसकी राजधानी कुस्तुंतनिया थी। ओके। तो ये ब्रीफली हो गया। हम लोगों का व्यापार जो है, भारत देश का अधिकतर व्यापार जो है रोम से होता था। जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था वो एकदम विघटन में हो चुका था, घट चुका था, क्योंकि बीच में आपका जो मिडिल ईस्ट है, ये आपका अरब वाला इलाका है, यहाँ पे अब्बासी खलीफाओं का आक्रमण हो चुका था। अब्बासी खलीफाओं का यहाँ पे बोलबाला हो चुका था, जिसकी वजह से उन्होंने पूर्वी रोमन साम्राज्य को अपने अंडर में ले लिया था। और पूर्वी रोमन साम्राज्य से ही हम लोगों का कुछ व्यापार हुआ करता था। पश्चिमी व्यापार से जो हुआ करता था वो हम लोगों का ख़त्म हो चुका था, क्योंकि बीच में इन लोगों ने आके उस व्यापार की कड़ी को तोड़ दिया था। ओके। तो आधुनिक इतिहासकार क्या कहते हैं? आधुनिक इतिहासकार ये कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि इस समय भारत देश का लंबी दूरी में व्यापार ह्रास तो हुआ था, लेकिन अब वो व्यापार शिफ्ट हो चुका था हम लोगों का दक्षिण पूर्व एशिया के कंट्रीज़ के, जैसे चाइना में, इंडोनेशिया, मलेशिया,
है ना, कंबोडिया, इन सब क्षेत्रों से हम लोगों का व्यापार शुरू हो चुका था। ओके, और इस समय साक्ष्य भी मिलते हैं हम लोगों को। तो ये सब जैसे कि और संस्कृति का फैलाव भी होना शुरू हो चुका था। हाँ, ये बात सही है कि हम लोगों के समय सोने चांदी का अभाव हो चुका था, तब इस समय व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पर हुआ करता रहा होगा कि जैसे कि हम आपको 2 किलो चावल दे रहे हैं, आप हमको 10 किलो, हमको आप इसके बदले आप कुछ और दे दीजिए, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, तो इसे कहते हैं वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय के आधार पर जो है इस समय जो है व्यापार हुआ करता रहा होगा। ठीक है ना, हम लोग चाइना से अगर हम लोग रेशम वस्त्र मंगा रहे हैं तो हम लोग उनको मसाला दे रहे हैं उसके बदले, ऐसा व्यापार हुआ करता था। ठीक है ना, तो इस वजह से आधुनिक इतिहासकार इस समय के व्यापार को ह्रास का काल नहीं मानते हैं। ठीक है ना, और जो उधर जो हम लोग का रोमन समाज में जो हम लोग का जो ह्रास हुआ था उसको इधर में दक्षिण पूर्व एशिया की कंट्रीज से होने वाले व्यापार से कंपेयर करके दोनों को बैलेंस करके बताते हैं आधुनिक इतिहासकार। ठीक है ना, और अधिकतर जो व्यापार होता था इस समय आपका जो गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ का जो आपका इलाका है, भड़ौत से ज़्यादा व्यापार होता था। ताम्रलिप्ति जो पश्चिम बंगाल का बंदरगाह है वहाँ से व्यापार होता था। ठीक है ना, जावा सुमात्रा आदि की यात्रा भी इसी बंदरगाह ताम्रलिप्ति से हुआ करती थी। जावा सुमात्रा आपका आइलैंड है इंडोनेशिया का। ठीक है ना, तो आधुनिक और इसी को स्वर्णद्वीप कहा जाता है। इंडोनेशिया को प्राचीन काल में स्वर्णद्वीप कहा जाता था। ठीक है ना, और इसका जम्बूद्वीप भारत, कर्नाटक, दक्षिण भारत जैसे और गीड़ जैसे गौड़ से लोग लगातार बड़ी संख्या में इधर उधर जहाज़ों के द्वारा जाया करते थे और आया करते थे। ठीक है ना, और अगर हम लोग इस समय के समाज के बारे में बात करें तो इस समय का समाज जो है सामंतवादी पूर्ण रूपेण बन चुका था। क्या होता था कि राजा जो होता था वह लोगों को, जब हम लोग सिक्कों का इस समय प्रचलन कम हो चुका था, तो तनख्वाह देने के लिए राजा अपने मंत्री, अपने अफसरों को जो है ज़मीन दिया करते थे। ठीक है ना, और उस ज़मीन के बदले उन लोगों को एज अ तनख्वाह दी जाती थी और उसके बदले वो लोग उस जगह की रखवाली करते थे, उस क्षेत्र का शासन करते थे, उस क्षेत्र पे राजा के बिहाफ पे। ठीक है ना, जिसकी वजह से वो लोग अपने आप को राजा के समतुल्य मानना शुरू कर दिए थे और इसी से सामंतवाद प्रथा और भी गौड़ चौथी चली गई। ठीक है ना, अंदर धंसती हुई चली गई। इसी को फ्यूडलिज्म सिस्टम कहा गया इंडिया का। ठीक है ना, कि जब हम लोग तनख्वाह नगद न देने की वजह से हम लोग उनको भूमि दान देना शुरू कर चुके थे और इसी राजस्व दान को इस समय भोग की संज्ञा दी जाती है। और राजा और कुछ उनको क्षेत्र जो दिए जाते थे शासन करने के लिए इन लोगों को, राजा उसको कभी भी वापस ले सकता था, लेकिन राजा तब तक वापस नहीं लेता था जब तक वहाँ का राजा, वहाँ के लोग विद्रोह करना शुरू न कर दें और राजा की नज़र में वो इंसान गिर न जाए। आगे क्या हुआ कि ये प्रथा जो है आपकी परंपरागत बनते चली गई। ठीक है ना, पिता के बाद पुत्र बनेगा, पुत्र के बाद उसका पुत्र बनेगा। तो इसी वजह से ये सामंतवाद की जड़ आगे चली गई और इस वजह से समाज में जो है क्षेत्रीयतावाद की क्या विचार ज़्यादा बढ़ गया और निजी संपत्तियों का विचार ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो है लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने आप को बिना राजा की आज्ञा माने जो है अपने आप को राजा मानना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से एक समाज में बंटवारे की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। और अगर बात किया जाए तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में पूर्ण रूपेण बदल चुकी थी। कायस्थ नामक जाति का उद्भव हो चुका था पूर्ण रूप से, क्योंकि इनके ज़मीनों का रखरखाव किसी पढ़े लिखे लोग द्वारा ही किया जाता था। तो अनेक जो लोग होते थे, जब वो लोग ये काम करना शुरू कर दिए तो उनकी भी एक ज़मीन का रखरखाव, अब लेखा जोखा रखने वाले एक अलग जाति बन गई जिन्हें कायस्थ कहा जाने लगा। और इसका भारत पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और भारत का जो समाज था वह सामंतों के ऊपर ज़्यादा ही निर्भर होना शुरू कर दिया था और राजा से उन लोगों का इंटरेक्शन यहाँ के समाज में होना कम हो चुका था। क्योंकि क्या होता है कि ये जो सरदार होते थे सामंत के रूप में, फ्यूडल के रूप में, इन लोग के पास खुद की सेना भी हुआ करती थी जो उसका उपयोग राजा के खिलाफ भी कभी कभी कर देते थे। तो फ्रेंड्स, ये 2 टॉपिक थे, ये पहला वीडियो था। अब सेकंड वीडियो में हम लोग इसका अलग टॉपिक पढ़ेंगे, इन लोगों की अवस्था और इस समय की जाति प्रथा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए।